हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये चैप्टर है वही चला रहा है, विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। पेज नंबर है 214 पे भाई, 14 और 15 पे, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो ये क्या है, अब करेंगे कि भाई कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के विकास में क्या योगदान था। सबसे प्रतापी राजा था ये, ठीक है भाई, कृष्णदेव राय। देखो भाई, 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का राय, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दो भाइयों ने मिलके इस साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर, जो 1336 से 56 तक रहा। उसकी मृत्यु के बाद देखो भाई, उसने राज्य के लिए नियम कानून बनाए। उसकी मृत्यु के पश्चात बुक्का, जो उसका भाई था, वो 1356 से फिर 1377 तक शासक बना। उसने प्रशासन व राज्य की समृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसके समय में ही पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। किसके साथ हुई? बहमनी के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। उसके पश्चात हरिहर द्वितीय, जो 1377 से 1405 तथा देवराय प्रथम 1406 से 1422 शासक बने। इन्होंने बहमनी से संघर्ष जारी रखा। किसे रखा? बहमनी से संघर्ष जारी। साथ ही आर्थिक विकास, कृषि व व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। उनके बाद देवराय द्वितीय 1422 से 1446 शासक बना। उसने इस साम्राज्य की सीमा का खूब विस्तार किया। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने उसकी खुले मन से प्रशंसा की। इसके बाद इस साम्राज्य में कई कमज़ोर शासक आए, जिनको बहमनी के शासकों ने पराजित कर इनकी सीमा को छोटा कर दिया। मतलब बहमनी शासकों ने क्या कर दिया भाई, पराजित करके इनके बहुत सारे भूभाग पर कब्जा कर लिया, सीमा को छोटा कर दिया। विजयनगर अपनी चरमोत्कर्ष पर, मतलब चरमोत्कर्ष मतलब अपनी, जिस टाइम उसकी विजय हो रही थी, यानी जिस टाइम उसका मतलब चरमोत्कर्ष, मतलब उसका शासक दूर दूर तक फैला था वो साम्राज्य। राय 1529 से शासनकाल में पहुंचा। उसने सुलवों के राज्य को नष्ट कर दिया। किसको कर दिया? सुलवों को। कृष्णदेव राय ने शासनकाल में पहुंचा, उसने सुलवों के विकार कर दिया। उसने 1512 में तुंगभद्री व कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र रायचूर, द्वार 1514 में उड़ीसा तथा 1520 में बीजेपुर के शासक को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया। किसका क्या? साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही उसने आंतरिक दृष्टि से भी राज्य को सुदृढ़ किया, मतलब मजबूत कर दिया आंतरिक दृष्टि से भी। उसका काल शांति, समृद्धि तथा मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है काल, मंदिरों के निर्माण के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब है, देखो भाई, अब विजयनगर की जल की आवश्यकता कैसे पूरी होती थी? जलाशय जो देखो भाई, विजयनगर में जल प्रबंध की एक निश्चित योजना थी। इस ओर शासकों ने विशेष ध्यान दिया। विजयनगर प्राकृतिक दृष्टि से पड़ोसियों के बीच था, न पहाड़ियों के बीच था, सॉरी। इसके उत्तर पूर्व में तुंगभद्रा नदी बहती थी। उत्तर में तुंगभद्रा नदी बहती थी। पहाड़ियों की जल धाराओं से यहाँ एक प्राकृतिक कुंड बना। वहाँ पर शासकों ने बांध, यानी जलाशयों का निर्माण किया। इन बांधों से पानी लेकर बड़े बड़े कुंडों में एकत्रित किया जाता था। इस क्षेत्र में आज भी कमलपुरम नामक एक जलाशय है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। इस जलाशयों से कृषि में सिंचाई की ज़रूरत को पूरा किया। इसके साथ ही शासकों द्वारा नहर के माध्यम से इस जलाशय का पानी शहर के मुख्य हिस्से, राजकीय केंद्र तक पहुंचाया गया।
इस नहर को संगम वंश के शासकों द्वारा तैयार करवाया। किसने करवाया? संगम वंश के शासकों ने। यह नहर नगर के शहरी व धार्मिक केंद्र की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। साथ ही यह कृषि क्षेत्र की सिंचाई भी करती थी। शासक विभिन्न जलाशयों का निर्माण करवाना गौरव की बात समझते थे। इसके लिए आर्थिक साधन कहीं बाधा नहीं बनते थे। डेमिंगो पेस ने कृष्ण देव राय द्वारा जलाशय निर्माण का भी जानकारी दी, जिससे स्पष्ट किया गया है कि 15 से 20,000 व्यक्ति वहाँ कार्य करते थे। जलाशय एक निश्चित योजना के अनुरूप बना था। ये भाई अब विजयनगर की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाले। विजयनगर साम्राज्य व नगर की किलेबंदी बेजोड़ थी, जिसके बारे में हम जानकारी फारस के दूत तथा यात्री अब्दुल रज्जाक से मिलती है। वह सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर लिखता है कि यहाँ दुर्गों की 7 पंक्तियाँ हैं। इन दुर्गों की पंक्तियों में केवल शहर का आवासीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र, जंगलों व जलाशयों के क्षेत्र को 4 दीवारी के अंदर लिया गया। वह बताता है कि सबसे बाहरी दीवार चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है। उसके अनुसार यह संरचना विशाल तथा सुंडाकार थी। इस दीवार का बनाने के लिए मिट्टी, चूना या किसी अन्य जोड़ने वाली चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को अनाकार बनाकर आपस में जोड़ा गया। ये पत्थर खिसकते नहीं थे। दीवारों का आंतरिक भाग मिट्टी व मलबे के मिश्रण से बना था। दीवार में आयताकार व वर्गाकार बुर्ज भी बने थे। उसे इस किलेबंदी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात खेतों की दीवार द्वारा घेराबंदी लगी। विजयनगर भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ में पहला ऐसा साम्राज्य है जिसने खेतों की भी किलेबंदी की। किसकी? खेतों की। यह व्यवस्था महंगी जरूर थी, लेकिन इसके परिणाम शुभ थे। कृषि क्षेत्र के बाद दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग की होती थी तथा तीसरी शासकीय केंद्र की थी, जिसे शाही महल, दरबार, सेना, अस्तबल इत्यादि होते थे। इस किलेबंदी की विशेष बात यह होती थी कि जो अंदर की ओर आते थे तो दीवारों की ऊंचाई बढ़ती जाती थी। अब देखो भाई, ये कल्याण मंडप के बारे में बताएं। कल्याण मंडप समझें। शाही आवास पर नोट लिखे। पहला, विजयनगर साम्राज्य की सारी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन जिस स्थल से होता है उसे शाही स्थल कहा गया है। पुरातत्वविदों ने इसे शाही केंद्र तथा राजकीय केंद्र इत्यादि नाम भी दिए हैं। शाही निवास, दरबार के अति महत्वपूर्ण भवनों के अतिरिक्त यहाँ 60 से अधिक मंदिर थे। यह इस बात का प्रमाण है कि शासक इन मंदिरों व उपासना स्थलों को बनाकर जनता में यह संदेश देना चाहता था कि वह सबका शासक है। इसका है कि वह सबका शासक है, इसलिए सभी उसे स्वीकार करें। इसी तरह शाही स्थल पर मंदिरों का होना शासक द्वारा वैधता को प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका कहा जाता है। विजयनगर के खनन में 30 ऐसे भवन मिले हैं जो आकार में काफ़ी बड़े हैं। इन्हें पुरातत्वविद ने महलों का नाम दिया। इन भवनों में धर्म से संबंधित कार्य नहीं किए जाते। इन भवनों व उपासना स्थलों के बीच मुख्य अंतर यह था कि उपासना स्थलों में ईंट, पत्थर इत्यादि प्रयोग में लाए गए, जबकि इनमें विभिन्न प्रकार की सामग्री का पूर्ण प्रयोग किया गया। इन भवनों में सामग्री पर पवित्रता की अपेक्षा मजबूती पर ध्यान दिया गया है। इसका ध्यान दिया मजबूती पर। शाही आवास में महानवमी, डिंबा, सभा मंडप,
कमल महल वह हाथियों के अस्तबल जैसे भवन थे। कौन कौन से थे? हाथियों के अस्तबल जैसे भवन थे। ठीक है भाई, अब अगला चैप्टर कल आएंगे कल।